नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। मैं हूं अमरीश शुक्ला। ये है आपकी जियोग्राफी की क्लास। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने बात किया था संगठन को लेकर के, यानी कि कंपोजिशन को लेकर के। हम पढ़ क्या रहे हैं? एटमॉस्फेयर को पढ़ रहे हैं, जिसे जलवायु विज्ञान के अंतर्गत, क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। मैं आपको बता दूं कि यह एक नया बैच स्टार्ट हुआ है और अभी 6 से 7 क्लासेस हुई हैं। क्लास का ड्यूरेशन बहुत बड़ा नहीं होता है, नियर अबाउट 20 मिनट, 22-25 मिनट्स होता है। तो जो क्लासेस अभी तक आपने नहीं की है उसे प्लीज़ कर लीजिए। हमारा फोकस एरिया है 2023 का यूपीएससी प्रीलिम्स और इसके साथ साथ जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होने हैं वो। तो एकदम शुरुआत से जियोग्राफी के जी को अगर आप नहीं जानते हैं तब भी आप सब कुछ समझ पाएंगे। शुरुआत से क्लासेस आपको देखनी है। जो क्लास आपने नहीं देखा उसको देख लीजिए। हमारी पढ़ाई की जो यात्रा है वो यहाँ तक पहुँची है कि हमें आज एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर पढ़ना है, वायुमंडलीय संरचना पढ़ना है। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा वायुमंडलीय संरचना। वायुमंडलीय संरचना, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना। संगठन और संरचना में अंतर मैंने आपको बता दिया था पहले ही। संगठन को हमने पढ़ लिया है, अब हम संरचना पर फोकस करेंगे। तो आप जानते हैं कि ये पृथ्वी का तल है तो इसके ऊपर जैसे ही आप चलते हैं तो क्या होता है? आपका वायुमंडल स्टार्ट हो जाता है, एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। अब आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर है क्या? मैंने परिभाषा आपको बताया था कि गैसों का क्या है? लेयर है। गैसों का लेयर है। तो ये लेयर भी असामान्य होता चला जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो उसमें कहीं पर तापमान बढ़ रहा है, कहीं पर तापमान घट रहा है। तो इस प्रकार उनका एक वर्गीकरण भी देखने को मिलता है। तो पृथ्वी के तल से लगा हुआ जो सबसे पहला स्तर प्राप्त होता है वो है आपका क्षोभ मंडल। इंग्लिश में इसे ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। इसके बाद भी जो अगला स्तर आपको प्राप्त होता है उसको कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल के बाद में जो स्तर आपको प्राप्त होता है उसे कहते हैं मध्य मंडल। और मध्य मंडल के बाद में आपको जो स्तर प्राप्त होता है उसे आयन मंडल कहा जाता है। ठीक है ना। वर्गीकरण और कई तरीके से हो सकता है, लेकिन हमें वो वर्गीकरण करना है जिससे इम्पैक्ट पड़ता है पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर इम्पैक्ट पड़ने के कारण जो मानव जाति है जहाँ पर निवास करती है वहाँ इम्पैक्ट पड़ता है, और उसी इम्पैक्ट को हमें समझना होता है। इसलिए हम वर्गीकरण अपने मुताबिक करते हैं। और दूसरा एक चीज़ ये भी होता है कि आपके परीक्षा की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके आधार पर विषय का अध्ययन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो परतें हैं वायुमंडल की, वो महत्वपूर्ण 4 परतें हैं। क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, मध्य मंडल जिसे मेसोस्फेयर कहा जाता है, और उसके अलावा आयन मंडल जिसे आयनोस्फेयर कहा जाता है। ये अलग अलग वर्गीकरण आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे कि इनका जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर तक किस परत को माना जाता है, कितने किलोमीटर के बाद में दूसरा परत स्टार्ट होता है, और कितने किलोमीटर के बाद में कोई तीसरा परत स्टार्ट होता है, उस पर हम जाएं इससे पहले आपको यह समझना है कि इन परतों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे का कारण क्या है? आप किसी को अगर आइडेंटिफाई करते हैं और वर्गीकरण करने, क्लासिफिकेशन करने का काम करते हैं तो डिफरेंसेस वहाँ पर होते हैं। जैसे आप कहते हैं भारत और पाकिस्तान, तो भारत महान है, पाकिस्तान नल्ला है, ऐसा वर्गीकरण होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो क्रिया विधि इस आधार पर कह सकते हैं आप।
जब दो नेताओं की आप तुलना करते हैं तो कहते हैं कि इस नेता में फला चीज़ ठीक है, दूसरे में ढिका चीज़ ठीक है, आपने एक क्लासिफिकेशन कर दिया। तो क्लासिफिकेशन जो है किसी बेसिस पर होता है। अब यहाँ पर आपको वही बेसिस पता करना है क्या है। तो जो एक मूल चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल में आपको पढ़ना क्या है, वायुमंडल में आपको क्या पढ़ना है। तो आप इसको आप जो है याद करिए, रिमेंबर करिए। मैंने पिछले 2 क्लास में इस पर जो है काफ़ी चर्चा भी किया था कि आपको ताप पढ़ना होता है, टेम्परेचर, आपको दाब पढ़ना होता है, प्रेशर, और इसके अलावा आपको नमी या आर्द्रता को पढ़ना होता है। ये 3 चीज़ें हैं जिनको आपको पूरे वायुमंडल में समझना है। अगर ये समझ गए फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो विभाजन आप देख पाते हैं ना, इस विभाजन में इन्हीं फैक्टर्स का रोल है, इस विभाजन में इन्हीं फैक्टर्स का रोल है। और ये जो आपको अलग अलग परतें दिखाई पड़ती हैं, इसमें जो वर्गीकरण है उसका आधार तापमान है। और दाब भी अलग अलग होता है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आर्द्रता भी अलग अलग पाई जाती है। और या यूँ कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल में ही आर्द्रता पाई जाती है, क्योंकि सारी मानसूनी दशाएं उसी में होती हैं। भी हम आगे बात करेंगे। तो इस प्रकार आप एक वर्गीकरण देख पाते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। इन मंडलों के बीच में कई और विभाजन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे समताप मंडल में ही आपको देखने को मिलता है ओजोन मंडल। क्या देखने को मिलता है? ओजोन मंडल। समताप मंडल के बीच में ही आपको ओजोन मंडल देखने को मिलता है। ओजोन मंडल का कार्य क्या है? ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनको ये अवशोषित कर लेता है। ओजोन अगर धरातल के निकट ज़्यादा रहे बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत हानिकारक होता है। लेकिन इसके प्रेजेंस के बिना भी जीना संभव नहीं है, क्योंकि जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, वो आपके स्किन में कैंसर कर सकती हैं। तो उनको सोखने का काम ये ओजोन करता है। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ओजोन के भी 2 पहलू हैं। अब हमें समझना है इनके लेयर्स को, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल को। तो हम एक एक करके समझना जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्षोभ मंडल को, इसे ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। क्षोभ मंडल इंग्लिश में इसे कहा जाता है ट्रोपोस्फीयर। ठीक है ना, ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। अब इसके बारे में जो इसके गुण हैं उनको आपको लिख लेना होगा। नंबर 1, यह पृथ्वी के धरातल से लगा हुआ, या इस तरीके से लिख सकते हैं स्पर्श करता हुआ मंडल है। तो कई बार सवाल छोटे मोटे एग्जाम में पूछता है कि सबसे निचला मंडल कौन है, या वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। जैसे पृथ्वी का धरातल आपका समाप्त होता है, क्षोभ मंडल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है आपको अलग अलग लिखा मिलेगा। कई जगह पर आपको 15 से 18 किलोमीटर लिखा मिलेगा, कई जगह पर आपको जो है ये 15 के आसपास लिखा मिल जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। हम एक एवरेज ले लेंगे। तो ये आपकी पृथ्वी है, और आप जानते हैं कि जो आपकी पृथ्वी है ये ध्रुवों पर क्या है? चपटी है। ये है नॉर्थ पोल आपका, और ये है साउथ पोल। ध्रुवों पर आपकी पृथ्वी चपटी है, इसीलिए उसका जो आकार है वो अपने आप में अलग है, लघुत्वच आकार है उसका। लेकिन विषुवत रेखा पर ये चिपटी नहीं है। अब आप जानते हैं कि जो वायुमंडल है आपका वो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी को आपके घेरे हुए है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपकी पूरी पृथ्वी को घेरे हुए है।
तो जो वायुमंडल है वो विषुवत रेखा पर पृथ्वी के तल से करीब 18 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है, और अगर वही बात करें ध्रुव पर तो ये 8 से 10 किलोमीटर के आसपास ऊंचा होता है ध्रुवों पर। और अगर इन दोनों का हम एवरेज निकालें तो 13 किलोमीटर के आसपास आता है। कहीं कहीं पर आपको 15 लिखा भी मिल सकता है। तो 13 किलोमीटर के आसपास आपको क्षोभ मंडल देखने को मिलता है। अब इसका रीजन क्या है कि क्यों यहाँ पर ज़्यादा ऊंचा है और यहाँ पर कम ऊंचा है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक आध कारण मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका विषुवत रेखा है, यहाँ पर सूर्य जो है पूरे वर्ष लंबवत रहता है। इसका मतलब कि यहाँ रेड के सूर्य की विकिरण आती हैं और खूब गर्मी होता है। अफ्रीकन रीजन आप देख लीजिए, साउथ इंडिया अपना देख लीजिए, ये सब रीजन किस में आता है? आपका चिली और वो सब जो रीजन आपका नीचे से आता है, जो उधर साउथ अमेरिका में है, यहाँ पर खूब गर्मी होती है। जहाँ पर गर्मी होगी, हवाएं गर्म होंगी, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, और ये क्या हवा ही तो है, ये आपका जो वायुमंडल है क्या है? हवा है। तो यहाँ पर गर्मी होने की वजह से हवाएं जो है ऊपर उठ करके काफ़ी ऊंचे लेयर का निर्माण करती हैं। वहीं पर जो पोल है, ध्रुव, वहाँ पर क्या है? आइसक्रीम रहता है, यानी कि बर्फ जमा होता है। अब जहाँ पर बर्फ जमा होगा तो बर्फ से टकरा के हवा निकलेगी तो मुरझा जाएगी एकदम से। पीछे वाला बोलेगा अरे उठिए, नहीं उठेंगे, ठंडी लग रहा है। तो ठंडी में जल्दी, जैसे आप नहीं उठना चाहते ऐसे हवाएं भी नहीं उठना चाहती है। ठंडी में सबको लेटना ही है। तो जो हवा ठंडी होगी वो ऊपर नहीं उठेगी, वो नीचे बैठेगी। अब जब हवा नीचे बैठेगी तो निश्चित तौर पर जो ये लेयर है ना, इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। तो यही कारण है कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई क्या है? कम है, और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा आपको प्राप्त होती है। क्लियर? इसके अलावा देखेंगे जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, आप आगे लिखेंगे इसमें, सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। उसका रीजन क्या है? वाटर वेपर, यानी कि जलवाष्प। तो जलवाष्प जो है केवल और केवल क्षोभ मंडल में पाया जाता है। एसपीएम भी आपका मोस्टली क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है, और ये दोनों डिस्टरबेंस का कारण है। जो मौसमी डिस्टरबेंस होते हैं, बरसात है, आंधी है, तूफान है, इनका कारण यही है, और ये क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। तो इसलिए जितने भी मौसमी घटनाएं हैं सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। क्लियर? यही कारण है कि जो आपके प्लेन्स हैं, ठीक है ना, जो हवाई जहाज हैं, ये समताप मंडल में उड़ते हैं। ये समताप मंडल में उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में नहीं उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टरबेंस बहुत होता है जलवाष्प के कारण, एसपीएम के कारण। ठीक है ना? तो सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, और इसके अलावा आपने देखा कि यही रीजन है कि वायुयान यहाँ पर नहीं उड़ते। आगे देखेंगे, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। तापमान में कमी होती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में
कमी होती है। यानी कि जैसे जैसे आप क्षोभ मंडल में ऊपर जाते हैं तापमान डिक्रीज होता चला जाता है। और कितना डिक्रीज होता है, यहाँ पर आप लिख लेंगे। अगर आप 1000 मीटर जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। ठीक ना। जब आप 1000 मीटर यानी कि अगर इसे आप 1 किलोमीटर कहें तो जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो क्षोभ मंडल में यह भी होता है, तापमान घटता है। लेकिन जैसे ही क्षोभ मंडल समाप्त होता है, समताप मंडल में क्या है, ताप समान रहता है, इसीलिए उसका नाम समताप मंडल है। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ओजोन की परत का जो लेवल है करीब 25 किलोमीटर के आसपास, जब आप पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो ओजोन की जो है परत आपको समताप मंडल में मिलती है। इस परत के बाद जो है जो समताप मंडल का रूप है उसमें आप देखते हैं कि एकरूपता ताप में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में थोड़ा बहुत प्रभाव क्षोभ मंडल का होता है। तो इस प्रकार आपने आज संरचना में, ये मंडल ही नहीं मंडल होगा, वायुमंडल, ठीक है ना, क्षोभ मंडल को आपने आज पढ़ा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ली। स्ट्रक्चर में हम कल आगे बात करेंगे समताप मंडल पर, मध्य मंडल पर और आयन मंडल पर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, जो बात मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा। इसके बावजूद अगर कोई सवाल रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिए, हम आपके उस सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पेज भी आप लाइक करिए, ओनली यूपीएससी करके है। टेलीग्राम पर अगर हमसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे PDF और क्वेश्चन आंसर एकदम फ्री में कराए जाते हैं। फेसबुक पर भी आप हमें लाइक कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है। और भारत में एकमात्र संस्था है जो आपको यूपीएससी की तैयारी फ्री में करवाती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।